ये फ़िल्म हॉलीवुड की बेहतरीन फ़िल्मों में से एक है। फ़िल्म की कहानी गौतम सिटी में रहने वाले एक स्टैंड अप कॉमेडियन आर्थर फ्लैक के आसपास घूमती है, जो कि दिमागी तौर पे परेशान है और सोसाइटी द्वारा मिसट्रीट और डिसरिगार्ड होने के बाद क्राइम के रास्ते पे निकलते हुए अपनी अल्टर ईगो जोकर से फेस टू फेस होता है और गौतम सिटी का इन फेमस प्रिंस ऑफ क्राइम जोकर बनता है। मूवी के सभी किरदारों ने बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन मूवी के लीड रोल में जो एक्टर जोआक्विन है और मूवी के म्यूज़िक ओरिजिनल स्कोर के लिए इस मूवी को 2 एकेडमी अवार्ड भी दिए गए हैं। मूवी एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें आपको एक साथ बहुत सारे इमोशंस एक साथ टच करते हैं। मूवी जन प्रेजेंट्स जोकर। दोस्तों, कहानी का प्लॉट 1981 का है। कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन आर्थर फ्लैक के आसपास घूमती है। आर्थर अपनी मां पेनी फ्लैक के साथ गौतम शहर में रह रहा था। शहर के हालात बहुत ही नाजुक बने हुए थे। लोगों के मनों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। बेरोजगारी और क्राइम अपने जोरों पर था। लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय उनसे द्वेष करना शुरू कर चुके थे। सेम टाइम आर्थर, जो कि अपनी दिमागी परेशानी के चलते हुए बहुत परेशान था। आर्थर जब भी नर्वस होता था अपनी इस मेडिकल ट्रॉमा के कारण वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था और अपनी इस हंसी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो ना चाहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसता था और इसे नहीं रोक पाता था। अपने इस दिमागी ट्रॉमा के लिए वो उस शहर में चलाए जाने वाली सोशल सर्विसेज के द्वारा दी जाने वाली मेडिकेशंस पे निर्भर था। और जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं एक रोज़ जब आर्थर हाहा कंपनी के लिए काम करते हुए एक शॉप का प्रमोशन कर रहा था और उस शॉप का साइन बोर्ड लिए हुए स्ट्रीट पे डांस करते हुए उसे हवा में लहरा रहा था, तभी कुछ लड़कों का ग्रुप वहाँ पे आता है और वो आर्थर से वो साइन बोर्ड छीनते हुए भागने लगते हैं। आर्थर उस साइन बोर्ड के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन एक सुनसान गली में पहुँचने पर वो लोग आर्थर पर हमला कर देते हैं। वो बिना किसी कारण आर्थर को बहुत मारते हैं और उस साइन बोर्ड को भी तोड़ देते हैं। जब इस बात का पता आर्थर के फ्रेंड रेंडाल को चलता है, तब वो आर्थर को उसकी सेफ्टी के लिए अपनी गन दे देता है। शाम को वापस अपने अपार्टमेंट्स आते हुए लिफ्ट में आर्थर अपनी नेबर सोफ़ी को मिलता है। सोफ़ी एक सिंगल मदर है। सोफ़ी की तरफ आर्थर इस तरह आकर्षित होता है कि अगले दिन वो उसे उसके काम, उसकी बच्ची के स्कूल, हर जगह फॉलो करता है। सोफ़ी को पता चल जाता है कि आर्थर उसको फॉलो कर रहा था, इसीलिए उसी शाम वो आर्थर के घर आती है और आर्थर से पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था। सोफ़ी के पूछने पर कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था, आर्थर बिना किसी हेजिटेशन के उसे हाँ बोलता है। लेकिन सोफ़ी आर्थर के इस अंदाज, जो कि उसने बहुत ही सीरियस कॉमेडी के साथ हाँ बोली थी, इस तरह प्रभावित होती है कि आर्थर के अपनी अपकमिंग स्टैंड अप रूटीन के लिए एक नाइट क्लब में बुलाए जाने पर सोफ़ी उसे मना नहीं कर पाती। अपनी कंपनी की मिली हुई असाइनमेंट के लिए जब आर्थर हॉस्पिटल में बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, तभी आर्थर की पॉकेट से गन नीचे गिरती है। सभी बच्चे और वहाँ का स्टाफ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और रेंडाल, जो कि आर्थर का दोस्त था, वो भी झूठ बोल देता है कि ये गन आर्थर की है। आर्थर अपने मालिक को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और उसे अपनी जॉब से फायर कर देता है। वापस जाते हुए जब आर्थर अपने क्लाउन बेस में सबवे ट्रेन में बैठता है, तब वो 3 लोग जो वाइन इंटरप्राइज के बिजनेसमैन की तरह दिख रहे थे, उसे पीटने लगते हैं। सेल्फ डिफेंस में आर्थर भी अपनी गन निकालता है और उनमें से 2 को वहीं पे शूट कर देता है। एक जो भागते हुए ट्रेन से बाहर निकल जाता है ट्रेन से, तब चेयर के पास पहुंचने पर आर्थर उसे भी वहां पे शूट कर देता है। दरअसल होता ऐसा है कि ट्रेन में आर्थर
देखता है कि तीनों एक लेडी को तंग कर रहे थे और वो लड़की भी ऑर्थर की तरफ मदद मिलने की उम्मीद से देख रही थी, लेकिन ऑर्थर ना चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकता था और इसलिए उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन उसी वक्त अपनी नर्वसनेस और दिमागी ट्रॉमा के कारण वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। अपनी इसी हंसी को ना रोक पाने की सिचुएशन के कारण वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, जिस पर उन तीन लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और मौका देख वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। इससे पहले कि ऑर्थर उन्हें अपनी मेडिकल इशू के बारे में बता पाता, वो ऑर्थर को बुरी तरह से पीटने शुरू कर देते हैं और ऑर्थर भी अपने बैग में से वो गन निकालते हुए सेल्फ डिफेंस में उन पर फायर करता है और उनमें से दो को वहीं पे शूट कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि ऑर्थर की अल्टर ईगो अब धीरे धीरे उस पर हावी होना शुरू कर देती है। इस पर वो तीसरे को शूट तो करता है, लेकिन वो भागते हुए ट्रेन से बाहर निकलता है। जब वो स्टेयर्स के पास पहुंचता है तब ऑर्थर भी पीछे से जाकर उसे वहीं पे शूट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इन मर्डर्स के बारे में शहर के रिचेस्ट और मशहूर लोगों में से एक थॉमस वेन, जो कि वाइन इंटरप्राइज का ऑनर है, इसे एक घिनौना कार्य बताते हुए सोसाइटी में रहने वाले गरीब लोगों की तुलना मर्डर करने वाले क्लाउन से करता है, जिससे कि पूरे गौतम शहर में अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है। लोग क्लाउन के भेष में ऑर्थर की सपोर्ट करते हैं। शहर में हालात और बदतर होते जाते हैं, जिससे कि शहर में सोशल सर्विसेज को फंडिंग जो दी जाती थी वो बंद कर दी जाती है। इवन ऑर्थर की मेडिकेशन भी बंद हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि सोफी, जो कि ऑर्थर की स्टैंड अप रूटीन के लिए आती है। ऑर्थर जब सामने आता है पब्लिक के, वो बहुत कोशिश करता है कि वो नॉर्मल तरीके से अपने जोक्स उनको सुना पाए, लेकिन अपने दिमागी ट्रॉमा की वजह से, लगातार हंसी की वजह से उसे बहुत मुश्किल हो पा रही थी और लोगों को वो अपने जोक्स सुना नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी ऑर्थर को कहीं ना कहीं दिल में खुशी थी कि सामने बैठी सोफ़ी उसके जोक्स पे हंस रही थी। वो अकेली थी जो जोक्स समझ पा रही थी। ऑर्थर देखता है कि उसका आइडल पॉपुलर टीवी टॉक शो होस्ट मरे फ्रैंकलिन अपने शो पर ऑर्थर की कॉमेडी रूटीन की क्लिप चलाकर उसका मजाक उड़ाता है। दरअसल ऑर्थर मरे फ्रैंकलिन के शो पर जाने के सपने हमेशा देखता था और सोचता था कि वो उसके शो पर जाएगा और मरे भी उससे खुद को रिलेट करेगा उसकी लाइफ से। लेकिन जब मरे फ्रैंकलिन अपने शो पर उसकी क्लिप चलाकर उसका मजाक उड़ाता है तो ऑर्थर को बहुत बुरा लगता है। तभी ऑर्थर को अपनी मदर पेनी फ्लैंक का थॉमस वेन को लिखा हुआ एक खत मिलता है, जिसमें वो ऑर्थर को थॉमस वेन का बेटा बताती है। ऑर्थर पेनी फ्लैंक को इस बात को छुपाने के लिए उस पर गुस्सा करता है। ऑर्थर वेन के घर जाता है, वहाँ उसे ब्रूस वेन मिलता है। ब्रूस वेन जो थॉमस वेन का बेटा है। ऑर्थर सोच रहा था कि शायद ब्रूस वेन उसका भाई होगा, लेकिन अभी उसे कंफर्म नहीं है। वो ब्रूस वेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में वेन फैमिली का बटलर एल्फ्रेड के आने के कारण उसे वहाँ से चले जाना पड़ता है। इधर गौतम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के दो डिटेक्टिव्स जो स्ट्रेन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ऑर्थर के घर आकर पेनी फ्लैंक से इस बारे में पूछते हैं तो पेनी फ्लैंक को एक स्ट्रोक आता है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। आर्थर के मन में अभी भी चल रहा है कि वो किसी तरह ये पता लगाए कि थॉमस वेन उसका पिता है या नहीं। इसलिए एक प्राइवेट इवेंट में चोरी छुपे घुस अपना रूप बदलने के बाद वो थॉमस वेन को जेंट्स रूम में मिलता है। थॉमस वेन साफ मना कर देता है कि वो ऑर्थर का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। इवन पेनी फ्लैंक भी उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। ऑर्थर को ये सच नहीं लगता, इसलिए ऑर्थर आर्कहम स्टेट हॉस्पिटल में जाकर पेनी फ्लैंक की केस की फ़ाइल को चोरी कर लेता है और उस फाइल देखने पर उसे पता चलता है कि ऑर्थर को पेनी फ्लैंक ने अडॉप्ट किया था
और उसने अपने सन की बॉयफ्रेंड को खुद को और अपने बेटे दोनों को हार्म करने के लिए अलाउ भी किया था। शायद उन्हीं चोटों के कारण ऑर्थर अपने इस दिमागी ट्रॉमा से गुजर रहा है। लेकिन फैनी फ्लैंक अभी भी क्लेम करती है कि थॉमस वेन ने अपने अफेयर को छुपाने के लिए इन सब फैक्ट्स को बदल दिया है। इन सब बातों के बाद डिप्रेस्ड और सैड आर्थर जब घर आता है तब वो अपनी नेबर सोफ़ी के अपार्टमेंट में बिना बताए घुस जाता है। डरी हुई सोफ़ी आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आर्थर तब रियलाइज़ करता है कि उसका और सोफ़ी का कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, वो तो उसकी इमेजिनेशन मात्र थे। जो भी अब तक वो सोच रहा था, जा हो रहा था, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस में हो रहा था। अपनी इस हालत के कारण वो इतनी बुरी तरह से शॉक में था कि अगले दिन अपनी माँ फैनी फ्लैग को हॉस्पिटल में जाकर मार देता है। आर्थर को मरे के शो में जाने के लिए कॉल आती है, उसे इनवाइट किया जाता है क्योंकि जो उसके रूटीन कॉमेडी शो से क्लिप मरे के टीवी शो पे चलाई गई थी वो बहुत फेमस हो गई थी, इसलिए मरे के शो से उसे इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट। और आर्थर भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी आर्थर के घर उसके एक्स कोलिग्स रैंडल और गैरी उसे मिलने आते हैं। पहले तो वो दुख जाहिर करते हैं उसकी माँ की मृत्यु पे, पर आर्थर उन्हें बिलीव दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आर्थर पे उसका अल्टर ईगो वाला रूप हावी होता जा रहा है। उससे रैंडल के झूठ बोलने और उसे जॉब से निकलवा देने की बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो रैंडल को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देता है। लेकिन आर्थर वहाँ गैरी को छोड़ देता है क्योंकि गैरी ने हमेशा उसके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट किया था। आर्थर मरे के शो में जाने के लिए तैयार होता है। खुद को मरे के शो पे लाइव शूट करने के बारे में सोचता है। वो सोचता है शायद उसकी लाइफ से तो कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन शायद उसकी मौत कुछ ना कुछ दे जाए उसे। और ये सोच वो तैयार होकर वहाँ से निकलता है तो वो बिल्कुल शांत था। आज वो दिन आ गया था जिसके लिए वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। वो खुद को एंजॉय करते हुए जब सीढ़ियों से नीचे आता है वो देखता है कि दोनों डिटेक्टिव उसे रोकने के लिए बोलते हैं। आर्थर बिल्कुल नहीं चाहता कि आज कोई भी रुकावट उसे शो में जाने से रोके, इसलिए वो भागना शुरू कर देता है। दोनों डिटेक्टिव उसका पीछा करते हैं। आर्थर उन डिटेक्टिव से बचने के लिए वहाँ से भागता है और सबवे ट्रेन में दाखिल हो जाता है। वो वहाँ देखता है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर क्लाउन का मास्क लगाए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब वो एक प्रोटेस्टर का मास्क छीन खुद पहन लेता है, लेकिन वो प्रोटेस्टर उसे धक्का मारता है जिससे कि उस पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दोनों डिटेक्टिव में से एक डिटेक्टिव एक प्रोटेस्टर को गोली मार देता है, जिसके कारण वहाँ बुरी तरह से सभी लोग मिल उन दोनों डिटेक्टिव्स को मारना शुरू कर देते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आर्थर वहाँ से निकल जाता है। डिटेक्टिव द्वारा एक्सीडेंटली एक प्रोटेस्टर को गोली मार देने के बाद पूरे शहर में दंगे पनपने लगते हैं। स्टूडियो में पहुंचने के बाद मरे शो शुरू होने से पहले आर्थर से मिलने आता है। तब आर्थर मरे को रिक्वेस्ट करता है कि जब शो में उसे इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसे एज अ जोकर इंट्रोड्यूस किया जाए। और मरे इसके पीछे का कारण पूछने पे आर्थर बताता है कि जब लास्ट टाइम मरे ने अपने शो पे उसकी क्लिप चलाई थी तब उसे मजाक मजाक में जोकर ही तो बोला था, और मरे भी मान जाता कि आर्थर की एंट्री शो पे होती है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था और जिसके लिए उसने बहुत बार प्रैक्टिस भी की थी। आर्थर ट्राई करता है कुछ जोक्स क्रैक करने के लिए, लेकिन अपने इन जोक्स में वो मृत्यु और डिप्रेशन पे बातें करता है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे एज अ स्पेक्टेटर बैठे थे वो नापसंद करते हैं उसे। शो के दौरान आर्थर एक्सेप्ट करता है कि उसने ही सबवे में 3 लोगों को मारा था। शो के दौरान आर्थर गुस्से में बोलता है कि किस तरह सोसाइटी मेंटली इल और बेसहारा लोगों को रौंद कर उनके ऊपर से निकल जाती है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन 3 लोगों के मर जाने के बाद
इस पूरी सोसाइटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इनकी कितनी फ़िक्र हो रही है। मर्रे इसके लिए ऑर्थर को क्रिटिसाइज़ करते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तब जैसे कि सब कुछ बदल जाता है। ऑर्थर का खुद को लाइव शो पे मारने का प्लान भी बदल जाता है। वो एकदम खुद की गन निकालता है और मर्रे पे फायर करता है। 2 फायर करने के बाद वो मर्रे को लाइव शो पे कत्ल कर देता है और वहाँ बैठे सब स्पेक्टेटर्स वहाँ से डर के मारे भागते हैं। हम देखते हैं कि ऑर्थर को इस कत्ल के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। सारे शहर में राइड्स शुरू हो जाते हैं। दंगाकारी पुलिस कार जिसमें कि ऑर्थर को अरेस्ट कर ले जाया जा रहा था का एक्सीडेंट करवा देते हैं और ऑर्थर को कार से बाहर निकाल लेते हैं। उसी समय शहर के एक हिस्से में हम देखते हैं कि एक दंगाकारी थॉमस वेन और उसकी पत्नी मार्था इन दोनों को गोली से मार देता है और उनके बेटे ब्रूस वेन को छोड़ देता है। इधर जब ऑर्थर को होश आता है तो कार के टॉप पे खड़े होकर लोगों को चीयर अप करने के लिए जो उसके सपोर्टर होते हैं डांस करना शुरू कर देता है और खुद के खून से खुद के चेहरे पे स्माइल बनाता है और अपनी अल्टर ईगो क्राइम प्रिंस जोकर के अवतार में आ जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर आर्खम स्टेट हॉस्पिटल में है, वहाँ के साइकेट्रिक वार्ड में, जहाँ की काउंसलर से काउंसिल कर रही है। वो काउंसलर के साथ एक जॉब क्रैक करता है और वहाँ से भागता है। जब वो भागता है तो हमें दिखता है कि उसके पैरों के निशान खून से सने हुए हैं। और इस तरह ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हम पे डीप इम्पैक्ट छोड़ती है। मूवी की IMDb रेटिंग 8.7 है और मूवी 2 ऑस्कर अवार्ड्स विजेता भी है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।